हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में। ये आपके टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी बच्चा टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। यहाँ पर ये जितना भी कंटेंट है ना, मैंने खुद से तैयार किया है। इसमें जितने भी इंडियन राइटर्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर आपको सिर्फ इंडियन राइटिंग्स देखने को मिलेगी। कभी आप इंडियन राइटिंग्स के बारे में ऐसा सोचे कि इंडियन राइटिंग्स में से तो कुछ नहीं आएगा। शॉर्ट स्टोरीज बहुत सारी हैं जो हमारे इंडियन राइटर्स ने लिखी हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आप इनको पढ़कर जाइएगा। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। जैसे मुल्क राज आनंद है, राजा राव है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर है, खुशवंत सिंह है, अनीता देसाई हैं, अरुंधति रॉय हैं। इन सब के बारे में इस तरीके से इनकी स्टोरीज क्या रही हैं। स्टोरीज मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो सिर्फ स्टोरीज बता देते हैं कि हाँ, ए लव ऑफ अफेयर्स, पीस एंड डे ब्रेक, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। ऐसे आप कितने सारे आपके राइटर्स हैं, किन किन की स्टोरीज आप ऐसे लर्न करेंगे, है ना, भूल जाएंगे आप तो ऐसे। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना भी जरूरी होता है ताकि हमें वो चीज़ याद रहे और एग्जाम में हम उसको रिलेट कर पाए कि हाँ, हमने उस स्टोरी में ये पढ़ा था। तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ आज की क्लास। और अगर आपको लगता है ना कि ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा। मैंने ये क्लास बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये नोट्स अपने लिए बनाए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शॉर्ट स्टोरीज करा देती हूँ, क्योंकि सभी टीचर्स ने पोइट्रीज और नॉवेल्स तो करा रखे हैं, बट शॉर्ट स्टोरीज जो है ना वो बहुत कम आपको चैनल पर देखने को मिलती हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, वैसे बेसिकली किसका पार्ट होती हैं, ये प्रोज सेक्शन का पार्ट होती हैं। शॉर्ट स्टोरीज में आपको कहीं कहीं पर जो मोरल है वो भी देखने को मिल सकती है, और कई स्टोरीज में आपको मोरल नहीं भी देखने को मिलेगी। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है, तो कोई मतलब आपको कोई भी जिस तरीके से कोई उपदेश देना उसके लिए लिखी जाएंगी, या फिर आप एंटरटेनमेंट के लिए भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सम शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं जिनके नाम है मुल्क राज आनंद, आर.के. नारायणन, राजा राव, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, खुशवंत सिंह एंड अनीता देसाई। इनके बारे में हम जान लेते हैं। मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद क्या है आप जानते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर होने के साथ साथ नॉवलिस्ट भी हैं। नॉवेल्स मैं आपको यहाँ पर इनके नॉवेल्स नहीं बताऊंगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज को ही मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पे मुल्क राज आनंद जो है ना, ये क्या है, अर्ली एजुकेशन, मतलब इनकी जो अर्ली एजुकेशन है, जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई है, पंजाब में हुई है, ठीक है। ये पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ना भी जरूरी होता है कि कौन से राइटर को कब कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई थी, पंजाब में हुई है। और बाद में ये जो एजुकेशन है, इनकी लेटर एजुकेशन लंदन में हुई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये पढ़कर आए हैं। इनकी जो थीम होती है शॉर्ट स्टोरीज की, ये तो या तो सोसाइटी के लिए लिखते हैं, सोसाइटी के जो भी सोसाइटी इश्यूज हैं उन सबको दिखाने के लिए लिखते हैं। इनकी कुछ जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो है द लास्ट चाइल्ड, अ विलेज आइडल, टीयर्स एट द हार्ट, द गोल्ड वॉच, टू ब्रदर्स एंड द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, ठीक है। अब ये जो स्टोरीज है ना, आपको ये याद करनी, मतलब ऐसे तो मुश्किल लगेगी, पर मैं आपको यहाँ थोड़ी थोड़ी इनकी समरी बता देती हूँ ताकि आपको ये रिमाइंड रहे एग्जाम में कि हमने इनके बारे में कहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, मुल्क राज आनंद ने लिखी है द लास्ट चाइल्ड, द गोल्ड वॉच, टू ब्रदर्स, द बार्बर्स ट्रेड। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो बार्बर्स ट्रेड है ना, यहाँ पर जो बार्बर्स ट्रेड स्टोरी है, एक लड़के की कहानी है जिसका नाम था चंदू, ठीक है। जो चंदू है ना, ये जो राइटर है मुल्क राज आनंद, इनका क्या था, एक तरीके का दोस्त था और इनसे 6 साल बड़ा था ये। और ये क्या था, नाई था, क्योंकि उस समय में ना जो कास्ट सिस्टम है ना वो बहुत पीक पर था। और उस समय में भी मतलब जो यहाँ पर मुल्क राज आनंद जी हैं, इनकी जो मदर है इन्हें जनेऊ पहनाती, तिलक लगाती थी, लेकिन ये बार्बर था, तो आपको पता है कास्ट सिस्टम था, तो इनकी माँ ने इनके साथ में रहने से मना किया करती थी। और चंदू क्या था, एक नाई था। और जैसे चंदू जो था ना, नाई था, तो ये शहर में जाने लगा लोगों की मतलब कटिंग वगैरह करने के लिए, तो इस पर जो शहर का रंग है वो चढ़ने लग गया। तो इस तरीके से जब ये अपने गांव में आया तो जैकेट और जूते इस तरीके से पहन कर आया। तो यहाँ पर कुछ जैसे पंडित थे और भी जैसे बहुत जो बड़ी कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब उस समय में थे, तो उन्होंने क्या कहा, इसको कहा कि तू ये ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आया है, ऐसे कपड़े तो वही रिच फैमिली के लोग पहनते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड फील कराया, मतलब नीचा फील करवाया। तो चंदू की ना ये बात जो थी ना वो दिल पर लगी। चंदू कहाँ जाने लगा, शहर में चला गया, वहाँ से एक साइकिल लेकर आया, फिर उसने साइकिल सीखी। और साइकिल सीखने के बाद उसमें जो ये मुल्क राज आनंद जी हैं, उन्होंने चंदू की हेल्प की थी साइकिल सीखने में, ठीक है। और उनके दोस्त थे वो,
जो मुल्कराज आनंद जी हैं। तो यहाँ पर जो चंदू है इसने क्या किया, ये जो साइकिल लेकर आए तो फिर शहर में जाने लगा और वहां पर लोगों की कटिंग करने लगा। और गांव में क्या हुआ, जो जिन पंडित ने और जो बड़ी बड़ी कैटेगरी के लोग थे जिन्होंने चंदू को मना किया था कि जिन्होंने चंदू को यहाँ से डांट कर भगा दिया था, तो उनकी जो भी कटिंग वगैरह थी वो ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो वहां पर उन्हें कोई नाई नहीं मिलता था, तो इस प्रकार से उन्हें किसी दूसरे गाँव से नाई मंगवाना पड़ा। और जो ये चंदू था ये शहर में गया, शहर में इसने दुकान खोल ली, वहां पर बहुत सारी जो मेंबर्स थे, बहुत सारे लड़के रख लिए इसने अपनी शॉप पर। ठीक है, और एक ट्रेड बना ली। तो इसने क्या बनाई, पहली ट्रेड बनाई थी और इसने मतलब ये कहा था कि जो भी लोग इस तरीके से हमें डिग्रेड करते हैं, कास्ट सिस्टम को लेकर बातें करते हैं, हम वहां पर नहीं जाएंगे। आजादी की लड़ाई में मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो ऑथर है वो ये कहना चाहता है कि आजादी की लड़ाई में जो चंदू है उसने कास्ट सिस्टम को कहीं ना कहीं दूर करने का थोड़ा प्रयास किया है, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इस तरीके से ये स्टोरी लिखी गई है। क्या नाम है इसका, द बार्बर्स ट्रेड। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद है द लोस्ट चाइल्ड। लोस्ट चाइल्ड एक बच्चे की कहानी है। इसमें एक छोटा बच्चा होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ में बाहर जाता है और वो मतलब अलग अलग जिद करता है कि मुझे बर्फी खानी है, मुझे इस तरीके से गुलमोहर के फूल खरीदने हैं, झूला झूलना है। तो इसके जो पेरेंट्स है ना वो इससे बिछुड़ जाते हैं। फिर बाद में जब ये बिछुड़ जाता है तो जोर जोर से रोने लगता है। तो गेट पर इसे क्या दिखाई देता है, एक व्यक्ति दिखाई देता है। तो व्यक्ति उसको गोदी में उठा लेता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें बर्फी खानी है, गुलमोहर के फूल खरीदने हैं, झूले झूलने हैं। तो ये बस रोता रहता है और कहता है कि मुझे बस अपनी मदर के पास जाना है। तो ये थी लॉस्ट चाइल्ड की कहानी है। इसके बाद यहाँ पर द गोल्ड वॉच है। गोल्ड वॉच में क्या है, मतलब ये जो गोल्ड वॉच है ना ये स्टोरी इन्होंने लिखी है। जो प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट लाइफ थी उनमें जो भी वर्कर्स काम करते थे उनके जो उनका शोषण होता था ना उसके लिए द गोल्ड वॉच स्टोरी लिखी गई है। तो जो गोल्ड वॉच है ना इसमें एक करेक्टर है। ठीक है, जो ये करेक्टर है ना ये एक बूढ़ा मतलब 50 साल का आदमी है आईटी में, और इसका जो मेन करेक्टर है वो मिस्टर एक्टन है जो इसका क्या है, बॉस है। तो वो ये इसको कहता है कि अब तो तू बूढ़ा, मतलब डायरेक्टली नहीं बोलता है, तो इसको एक गोल्ड वॉच लाकर देता है। ठीक है, तो ये गोल्ड वॉच लाकर दे, सिरजत नाम है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से जब वो उसे वॉच लाकर देता है तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि अब मेरा यहाँ पर टाइम पीरियड जो वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये जो गोल्डन वॉच है कोई ऐसे ही तो मुझे नहीं देगा। तो फिर ये जो एक्टर है वो कहता है कि आपने अपना काम जो बहुत ईमानदारी से किया है, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब अपने गाँव चले जाओ। तो इस तरीके की कहानी दिखाई गई है। जो ये यहाँ पर जो इसका जो क्लर्क था, मेन कैरेक्टर था जो उसकी कंपनी में काम करता था, श्रीजीत, उसे ऐसा फील होता है कि मतलब इसने मुझसे इतना काम करवाया और फिर मुझे जब इसकी जरूरत थी तो इसने मेरा शोषण किया। इस तरीके की इसके मन में भावनाएं आती है। लास्ट में जो गोल्डन वॉच होती है इसका हाथ लगता है और टूट जाती है, और बाद में जो श्रीजीत है उसे ठीक भी नहीं कराता है। तो इस तरीके की एक छोटी सी स्टोरी है द गोल्डन वॉच की। इसके बाद टू ब्रदर्स की कहानी है। ये जो टू ब्रदर्स की कहानी है मुल्कराज आनंद ने लिखी है ये, और इसमें इन्होंने बताया पाकिस्तान की एक स्टोरी दिखाई गई है। मतलब पाकिस्तान के दो भाई थे जो पाकिस्तान के पंजाब में रहते थे, जिन्हें बाद में इंडिया आना पड़ा। तो इनकी ज्वेलर की शॉप थी। इनमें से एक था लाला हंसराज और दूसरे का नाम था लाला लेखराज। जो हंसराज जी थे वो बहुत अच्छे थे और बड़ा भाई था वो उनका। साथ में लाला लेखराज जो है वो छोटा भाई, और उसके मन में ना लालच है। ठीक है, तो एक बार लाला जो हंसराज है ना वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होने के बाद में जो लाला लेखराज है उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ये डॉक्टर को जाके कहते हैं कि आप इनको कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे कि इनकी जल्दी से डेथ हो जाए, और आपको मैं क्या दूंगा, एक नेकलेस दूंगा लाकर। ठीक है, थोड़े जो डॉक्टर है उनको डांट देता है कि मुझे इस बात का कोई लालच नहीं है। तो थोड़े दिन मतलब उनको दवाई देकर कहता है कि आप 1 वीक के बाद आना। फिर 1 वीक बीत जाता है, 2 वीक बीत जाते हैं, इस तरीके से बहुत सारे वीक्स बीत जाते हैं। तो ये दोबारा से आता है लाला लेखराज और कहता है कि आपके दवाई देने के 2-3 दिन बाद इनकी डेथ हो गई थी, मैं आपके लिए नेकलेस लेकर आया हूँ। तो जो यहाँ पर जो वो था ना डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर था, वो इसे मना कर देता लेने से। तो इस तरीके की कुछ कहानी है ये। ठीक है, तो द लॉस्ट चाइल्ड बताया मैंने आपको, गोल्डन वॉच, बार्बर्स ट्रेड एंड टू ब्रदर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। तो द लॉस्ट चाइल्ड, द गोल्डन वॉच, ठीक है, गोल्ड वॉच, द बार्बर्स ट्रेड एंड टू ब्रदर्स इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इनकी मुल्कराज आनंद ने कौन सी स्टोरी लिखी है, द लॉस्ट चाइल्ड, अ विलेज आइडल, टीयर्स एट द हार्ट, द गोल्ड वॉच, टू ब्रदर्स एंड द बार्बर्स ट्रेड। इसके बाद है यहाँ मैंने इनकी स्टोरी को एक्सप्लेन अभी आपको करके दिखाया है। लॉस्ट चाइल्ड को मैंने इसकी थोड़ी स्टोरी लिख दी थी ताकि, और यहाँ पर जो द चाइल्ड है ना, एक पोएम है द चाइल्ड, ये पोएम है प्रेमचंद जी की। और यहाँ पर जो द लॉस्ट चाइल्ड है ये पोएम किसने लिखी है, मुल्कराज आनंद ने। ठीक है, मुल्कराज आनंद ने क्या लिखा है, द लॉस्ट चाइल्ड। यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। जो बच्चा था टॉय लेना चाहता था, फिर उसको अलग अलग मतलब कभी मिठाई वाला दिखता है, कभी कोई दिखाई देता है, तो फिर वो क्या करने लगता है यहाँ पर उनसे
मतलब अपने पेरेंट्स को कहने लगता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस। ये पेयर ऑफ मुस्टैचेस जो है ना, ये भी मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास के लोगों के बारे में दिखाती है। और इसमें जो मुस्टैचेस होती है, जो मूछें होती है ना, उसके थ्रू यहाँ पर ह्यूमर पैदा किया गया है स्टोरी में। और इसमें बताया गया कि कैसे लोगों की अलग अलग मूछें होती हैं। तो यह जो रामानंद है ना, इसकी मूछें बहुत सुंदर थी। और ये जो आजम खान है, ये अमीर आदमी है। यहाँ पर जो रामानंद है एक पंसारी था, तो ये इसको ना कुछ पैसे चाहिए थे, तो ये सोना लेकर गया यहाँ पर गिरवी रखने। तो ये जो आजम खान है ना, ये ऐसे कहता है पहले अपनी मूंछों को नीचे करके दिखाओ तभी तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके का इस स्टोरी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है अपर और लोअर क्लास के बीच में। तो इसका नाम है द पेयर ऑफ मुस्टैचेस। ये आपसे पूछ लेगा पेयर ऑफ मुस्टैचेस इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुल्कराज आनंद ने द लॉस्ट चाइल्ड लिखी है, गोल्डन वॉच लिखी है, पेयर ऑफ मुस्टैचेस लिखी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। विलेज ईडन लिखी है, इसके साथ साथ द ब्रदर्स लिखी है। तो ये मैंने यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है ना, तो मैं शेयर कर दूंगी इसको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से जाकर ले सकते हैं। इसके बाद है आर.के. नारायणन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन जो इंडियन नॉवलिस्ट हैं, ये इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनके नॉवल को भी पढ़कर जाइएगा, साथ साथ इनकी स्टोरीज को भी पढ़कर जाइएगा। ठीक है, 1906 से 2001 के बीच में रहे थे। फिक्शनल टाउन स्टोरी है इनकी, मतलब फिक्शन जो भी मतलब जो रियल में नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, वहां उस टाइप में क्या है इनकी एक स्टोरी, मतलब एक प्लेस होता है इनका, एक टाउन होता है, उसका नाम है मालगुडी। ठीक है, उसके बेस पर क्या करते हैं, ये स्टोरीज लिखते हैं। साउथ के प्लेस पर स्टोरी लिखी गई है। इन्होंने स्टोरी लिखी है द ब्लाइंड डॉग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टोरीज है ना, आपको अलग अलग बुक में दिखाई देंगी। मैंने ये सारी स्टोरीज कोई 9th की बुक में से, कोई ग्रेजुएशन की बुक में से, इस तरीके से उठाई हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरीज वहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप उसे पढ़ सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ द ब्लाइंड डॉग जो है एक स्टोरी है। इसमें एक आदमी होता है जो ब्लाइंड होता है। ठीक है, उसको मतलब खाने के लिए भी प्रॉपर फूड नहीं मिलता, क्योंकि वो कहीं आ जा नहीं सकता, उसके पास कोई सहारा नहीं है। तो एक दिन चलते चलते उसे एक डॉग मिल जाता है, तो वो जो डॉग है ना उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो बाद में जो ये ब्लाइंड बैगर होता है, ये भीख मांगता होता है। ठीक है, तो जो ब्लाइंड बैगर है इसके मन में क्या आ जाता है, मतलब ये क्या करता है, इस डॉग ये इसके मन में एक डर आ जाता है कि कभी ये डॉग मुझे छोड़कर ना चला जाए। तो इसके गले में क्या बांध देता है, एक पट्टा बांध देता है। ठीक है, और ये जहां पर भी जाता है इस डॉग को साथ लेकर जाता है। फिर ये भीख मांगता इतना पैसे वाला हो जाता है कि ये पैसे भी क्या देने लगता है, उधार पर देने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से की एक स्टोरी है ये। फिर इसमें जो डॉग है ना, ये डॉग को प्रॉपर खाना भी नहीं देता, इसको आराम भी नहीं मिलता, तो डॉग जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो लोगों को इस पर दया आने लग जाती है। एक दिन कोई आदमी चाह रहा होता है, तो इसकी जो गले की स्ट्रिंग है ना उसको काट देता है। ठीक है, जिससे डॉग आजाद हो जाता है। और फिर ये ब्लाइंड बैगर है, फिर से ऐसा हो जाता है जैसा कि पहले था। फिर जो डॉग है कई दिन तक घूम घूम कर फिर इसके पास वापस आ जाता है और वापस से इसका गुलाम बन जाता है। और अब की बार जो है ब्लाइंड बैगर है इसके गले में जंजीर बांध देता है। तो ये स्टोरी थी ब्लाइंड बैगर की, ब्लाइंड डॉग की। ठीक है, द ब्लाइंड डॉग नाम से स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉग है वो ब्लाइंड हो गया है, क्योंकि वो अपनी गुलामी उसने खुद से जाकर स्वीकार कर लिया। अंडर द बैनियन ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडर द बैनियन ट्री। ये लिखी गई है आर.के. नारायणन के द्वारा। अंडर द बैनियन ट्री क्या है, एक स्टोरी टेलर है। मतलब यहाँ पर इसमें एक कैरेक्टर है जो क्या करता है, बुजुर्ग है जो 60 से 70 साल का है। जब भी लोग उससे उसकी एज पूछते हैं तो ये कहानियां बनाने लगता है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, इस तरीके से, जैसा कि पुराने बुजुर्ग लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी टेलर है ना उसका नाम है नाम्बी। नाम्बी 60 से 70 साल का है और ये क्या करता है, स्टोरी सुनाता है। ठीक है, वैसे रहता कहाँ पर है, मंदिर में रहता है। और ये इतने अच्छे से स्टोरी सुनाता है कि पूरा का पूरा गाँव शाम को खाना खाने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता है और इसकी स्टोरी सुनता है। ठीक है, तो स्टोरी कहाँ सुनाई जाती है, बरगद के पेड़ के नीचे। और स्टोरी टेलर कौन है यहाँ पर, नाम्बी। आपसे पूछ लेगा कि नाम्बी जो है ना वो कौन सी स्टोरी का कैरेक्टर है, तो अंडर द बैनियन ट्री का कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, नाम्बी है। बरगद के पेड़ के नीचे स्टोरी सुनाता है। पर जब ये बुजुर्ग हो जाता है तो एक दिन ये स्टोरी सुना रहा होता है, स्टोरी सुनाते सुनाते एक दिन अटक जाता है। ऐसे ही 2-3 बार होता है, फिर बार बार ऐसा होने लगता है। तो फिर मतलब जो ऑडियंस है, जो इसकी स्टोरी सुनने वाले हैं, वो कम हो जाते हैं। फिर इस तरीके की कहानियां, मतलब लास्ट में इसको लगता है कि हाँ मेरी मेमोरी जो है वो थोड़ी सी कम होने लगी है। तो यहाँ पर स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद है इंग्लिश लिटरेचर के जो ट्रायो कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि इंग्लिश लिटरेचर के ट्रायो कौन है। तो यहाँ पर जो ट्रायो है आर.के. नारायणन है, ठीक है, राजा राव है और मुल्कराज आनंद है। तो 2 आर वाले और एक आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद, आर.के. नारायणन और राजा राव, ये क्या इसके इंग्लिश लिटरेचर के ट्रायो कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इन्होंने लिखे एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। एस्ट्रोलॉजिस्ट डे में क्या है कि यहाँ पर एक करेक्टर होता है जो क्या करता है, मतलब यहाँ ठीक है, ये जो
एस्ट्रोलॉजर्स डे है ना, यहाँ पर एक करेक्टर है जो मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो कैसे होते हैं, मतलब उनकी जो झूठी बातें उन सबको दिखाया गया कि माथे पर भस्म लगा कर रहेंगे, ऐसे रहेंगे, और मतलब अलग अलग बातें, मनगढ़ंत बातें बताते हैं। तो इसमें जो करेक्टर है ना वो भी क्या करता है, जो नरेटर है वो भी यहाँ पर इस एस्ट्रोलॉजर के पास में चला जाता है और अपनी स्टोरी मतलब कहता है कि मेरे बारे में बताओ। तो जो एस्ट्रोलॉजर था ना वो इसको बताता है कि तुम ऐसे आदमी हो, तुम्हें किसी ने मार दिया था और फिर तुम बच गए और तुम अब उसको ढूंढ रहे हो। इस तरीके की एक मनगढ़ंत कहानी बताता है। तो जो नरेटर है ना वो मान जाता है, वो मानता है, वो कहता है कि हाँ ये सारी बात सच है, तो उसको कुछ पैसे दे देता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बाद में घर जाता है, तो वो अपनी जो वाइफ है उसको सारी स्टोरी बताता है कि वो जिसे मतलब जो नरेटर को मारा गया था ना, उस नरेटर को मैंने ही मारा था। तो तभी जो ये एस्ट्रोलॉजर है उसे सारी बातों का पता होता है और एस्ट्रोलॉजर काफी दिन के बाद उससे मिलता है और इसने जैसे जो बाबा वगैरह बन जाता है, तो वो उसको पहचान भी नहीं पाता, नरेटर जो है एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचान पाता है। तो इस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर है वो मतलब वो ऐसा सोचता है कि मेरे मन में ना कहीं ऐसा गिल्ट था कि जो ये नरेटर है ये मर गया है, जब मैंने इसे मारा था तो ये मर गया था, तो अब मुझे ये पता लग गया कि उसकी डेथ नहीं हुई है, वो जीवित है। तो इस तरीके से मेरे मन पे से भी एक गिल्ट उतर गया है। तो ये स्टोरी किसकी है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की है। ठीक है, इसके बाद है मालगुडी डेज। ये कलेक्शन है 32 स्टोरीज का। इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा कि जो मालगुडी प्लेस है वो कौन से ऑथर की स्टोरीज में मिलता है। ठीक है, तो आप क्या टिक करेंगे यहाँ पर, आर के नारायणन। तो मालगुडी डेज आर के नारायण की स्टोरी का फिक्शन मतलब करेक्टर है। कलेक्शन क्या है, 32 स्टोरीज का कलेक्शन है। फिक्शन प्लेस क्या है, यहाँ पर मालगुडीज है। इसके बाद मदर टेल है। साउथ इंडिया में मतलब इन्होंने क्या लिखा है, साउथ इंडिया का जो प्लेस है मालगुडी उसको लेकर स्टोरी लिखी है। यहाँ पर द ग्रैंड मदर्स टेल है। यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है ना वो चाइल्ड मैरिज के बारे में ऑथर को बता रही है कि किस तरीके से उनकी मैरिज हुई थी और इस तरीके के यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है बाला और विश्वा है, तो ग्रैंड मदर्स टेल है। तो ये हमने दो ऑथर के बारे में पढ़ लिया, दो राइटर के बारे में पढ़ लिया, मुल्कराज आनंद और आर के नारायणन। ठीक है, यहाँ पर इनके कुछ मेन जो शॉर्ट स्टोरीज है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर इसके बाद है राजा राव। राजा राव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजा राव नॉवलिस्ट, इनका एक नॉवल है कांथापुरा। आप उस नॉवल को पढ़कर जाइएगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टर हैं और कहाँ पर बेस करके किसको कहाँ लिखा गया उसमें से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन में एक अलग से बुक है जिस कांथापुरा की। ठीक है, तो क्या पता आपसे इसमें से पूछ ले। तो राजा राव जो है ना, इनके बारे में पूछ सकता है कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया था। ये पद्म भूषण से पद्म भूषण इन्हें मिला है 1969 में। इसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है 1997 में। इसके बाद पद्म विभूषण मिला है 2007 में। तो सबसे पहले इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 1969 में। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है, 1997 में। पद्म विभूषण कब मिला है, 2007 में। फीमेल स्टोरीज लिखी है इन्होंने, द गंगा घाट। ठीक है, इसके बाद द मीनिंग ऑफ इंडिया एंड द काउ ऑफ बैरिकेड्स। तो 3 स्टोरीज आप याद रखेंगे, गंगा घाट, द मीनिंग ऑफ द इंडिया एंड द काउ ऑफ बैरिकेड्स। यहाँ पर कांथापुरा है। कांथापुरा में 1947 से पहले की कंडीशंस दिखाई गई हैं। पब्लिश कब हुआ है कांथापुरा, 1938 में पब्लिश हुआ है, जो कास्ट सिस्टम पर बेस्ड था। जब इंडिया डिवाइड था कास्ट सिस्टम में। यहाँ पर नरेटर कौन है, अचक्का नाम की जो महिला है वो नरेट कर रही है, स्टोरी को बता रही है। और जो यहाँ का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मूर्ति। ठीक है, मूर्ति क्या एक ब्राह्मण था। यहाँ पर जो मूर्ति है ना उसको एक बार एक मूर्ति मिली थी शिवलिंग की, तो इसने अपने गांव में आकर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। तो वहीं पर ये जो सेंटर है इनका रिलीजियस एक्टिविटीज का जो सेंटर है वो वहां का मंदिर बन जाता है। जो मूर्ति है वो गांधी जी से प्रभावित है। ये शहर चला जाता है, गांधी जी के बारे में पढ़ता है, मतलब गांधी जी से मिलता है और बहुत ज्यादा मतलब बुक्स पढ़ता है। तो इसको ये पता लगता है कि हम कहाँ पर जी रहे हैं, कास्ट सिस्टम कुछ नहीं होता है। तो ये अपने गाँव के लोगों को इकट्ठा करता है। एक रंगम्मा है जो यहाँ की विडोवर है, तो इसके साथ में इसके साथ मतलब ये क्या करता है, जो प्लानिंग सब वगैरह करता है कि हमें किस तरीके से हमारे देश में हमारे जो कांथापुरा है वहां पर किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम है उसको खत्म करना है और हमारी जो देश की लड़ाई है वहां पर कैसे काम करना है। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स जो कांथापुरा गांव है वहां पर आ जाते हैं, इनकी मूर्ति को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। इसके बाद में जो यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना भी करता है और ये एक मूर्ति को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। फिर बाद में मूर्ति के जाने के बाद में ये यहाँ की वुमेन्स के ऊपर भी अटैक करते हैं। तो इस तरीके से बताया गया कि कैसे इन्होंने फ्रीडम जो स्ट्रगल है वहां पर एक छोटा सा गाँव कांथापुरा ने कैसे मतलब अपना योगदान दिया। ठीक है, तो ये राजा राव के बारे में था। 3 स्टोरी बताइए मैंने आपको, द गंगा घाट, द मीनिंग ऑफ द इंडिया एंड द काउ ऑफ बैरिकेड। साथ साथ मैंने आपको बताया है कांथापुरा के बारे में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आर एन टैगोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी स्टोरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा इन्हें
नोबेल प्राइज से भी अवार्ड सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए। इसके साथ साथ इन्होंने 100 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी है। इंडिया की रूरल और अर्बन लाइफ के बारे में ये लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है काबुली वाला, ठीक है। मैं काबुली वाला के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, आप इस स्टोरी को खुद सुनिएगा जाकर, और जब आप ये स्टोरी सुनेंगे एक बार तो जरूर इमोशनल होंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी है ये काबुली वाला, ठीक है। लिखिएगा काबुली वाला बाई रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सारी स्टोरीज आ जाएंगी, जो भी कम मिनट की दिखे जिसमें इनकी समरी एक्सप्लेन हो वही देख लेना, ठीक है। इसके बाद है ग्रैंड मदर हंगरी स्टोन। तो आपसे पूछा जाए कि हंगरी स्टोन, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि हंगरी स्टोन किसके द्वारा लिखी गई है। हंगरी स्टोन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक रिलीजियस प्लेस से वापस आ रहा होता है यहाँ पर नरेटर, इसके साथ में इसका एक रिश्तेदार होता है। तो इन्हें जो ट्रेन है वहां पर 2 और व्यक्ति मिल जाते हैं, इनसेन मैन और सेकंड नरेटर। सेकंड नरेटर जो है वो फर्स्ट नरेटर को स्टोरी सुनाता है। तो यहाँ पर इस तरीके की एक कहानी है हंगरी स्टोन। इसके बाद है द पोस्टमैन। पोस्टमैन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पोस्टमैन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर एक पोस्टमैन की स्टोरी दिखाई जाती है, ये भी अंग्रेजों के समय की है। जो पोस्टमैन है इसकी जो पोस्टिंग है ना, वो ऐसे गांव में हो जाती है, अपनी फैमिली से बहुत दूर चला जाता है ये, तो वो वहाँ गाँव में रहता है। कलकत्ता का गाँव है उलालपुर गाँव। यहाँ पर इसकी जो मतलब सेवा है या रोटी वगैरह जो भी काम करते हैं, ऑर्फन गर्ल है जिसका नाम है रत्ना, ठीक है। तो जब ये पोस्टमैन एक बार बीमार हो जाता है तो रत्ना इसकी सेवा करती है, ठीक है। तो ये जब जाने लगता है तो रत्ना रोने लगती है कि आप यहाँ से मत जाओ, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, और इस तरीके की कहानी है द पोस्टमैन। इसके बाद है काबुली वाला। मैंने आपको बताया है कि काबुली वाला आपको खुद से पढ़नी है। यहाँ पर काबुली वाला आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी भी है। गली मतलब यहाँ पर जो ऑथर है ना, ऑथर की जो ये यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने अपनी बेटी मिन्नी के लिए लिखी है कि मिन्नी कैसी थी, बचपन में बहुत टोकेटिव थी, ठीक है। और यहाँ पर जो काबुली वाला है वो कौन है, रहमत नाम का व्यक्ति है, काबुल का था, और ये इस तरीके से इनके यहाँ पर डेली आता है और उसके साथ में खेलने लगती है। तो इस तरीके की कहानी आप पढ़ लेना इसको, काबुली वाला को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नॉवल लिखे हैं अ ट्रेन टू पाकिस्तान। इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। ये पार्टीशन पर लिखी गई है, मनी माजरा गांव के बारे में है। इसके साथ साथ इनकी पोएम्स हैं द वॉइस ऑफ गॉड, कर्मा, अ लव अफेयर इन लंदन। तो इनकी पोएम्स हैं, इनका नॉवल ज्यादा फेमस है। इसके साथ साथ मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल कही जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनीता देसाई एंड अरुंधति रॉय। दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है इंडियन राइटिंग्स में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एचटेट का जो पिछला एग्जाम था ना, उसमें भी इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। सलमान रुश्दी से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, सलमान रुश्दी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, इन सब के बारे में जो भी आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जो भी राइटर है, स्टोरी राइटर है, उनको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर अनीता देसाई है, ये मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल कही जाती है। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे नॉवल लिखे हैं, साथ साथ इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज पर भी बहुत सारी लिखी है, जिसमें से की कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिलेंगी। डायमंड डस्ट एंड द गेम्स ऑफ ट्विलाइट। इन्होंने गेम्स ऑफ ट्विलाइट जो है इसमें एक स्टोरी लिखी है, पीजन्स एट डे ब्रेक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीजन्स एट डे ब्रेक जो है ना, एक फैमिली के लिए लिखी गई है। मतलब फैमिली तो क्या है, एक ओल्ड मैन है और एक ओल्ड वुमेन है, जिसमें मिस्टर बासु मेन कैरेक्टर में है और इनकी वाइफ है जो इनकी सेवा करती है। बाद में मिस्टर बासु जो है उनकी डेथ हो जाती है, दिल्ली के एक घर में रहते हैं ये। तो इस तरीके की स्टोरी है। यहाँ पर गेम्स एंड ट्विलाइट 1978 में पब्लिश हुई है। इसके बाद अनीता देसाई के जो नॉवेल्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे द वॉइस इन द सिटी, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली में कैसे सर्वाइव करती है एक लेडी, उन सब के बारे में बताया गया। द वॉइस इन द सिटी 1965 में पब्लिश हुई है। फायर ऑन द माउंटेन 1978 में पब्लिश हुआ है, और फायर ऑन द माउंटेन्स के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इसके बाद है क्राई द पीकॉक, ठीक है। तो क्राई द पीकॉक भी इनके द्वारा लिखी गई है। पीजन, पीकॉक, ये जिस तरीके के नाम आपको दिखाई देंगे अनीता देसाई के हैं ये। फास्टिंग फिस्टिंग लिखा है इन्होंने। द जिगजैग वे लिखा है, ठीक है। इनकी कुछ पोएम्स थी जो बाद में बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। जैसे 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण मिला है इन्हें। शॉर्ट लिस्ट हुई थी ये बुकर प्राइज के लिए 1993 में और 1984 में, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रख लेने हैं। अनीता देसाई 1937 में यूके गढ़वाल की रहने वाली है, यूके की हैं, मतलब उत्तराखंड की हैं। शॉर्ट फॉर्म में यूके लिख देती हूँ मैं, तो क्या है, उत्तराखंड की है। तो मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल की मदर पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, अनीता देसाई टिक करेंगे, ठीक है। मिस्टर बासु क्या है यहाँ पर, ये पीजन एट डे ब्रेक के मेन कैरेक्टर कौन है, मिस्टर बासु हैं। यहाँ पर जो मेन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है इनका डायमंड डस्ट एंड गेम्स ऑफ ट्विलाइट है। नॉवेल्स कौन से हैं यहाँ पर, वॉइसेस इन द सिटी, फायर ऑन डे ब्रेक, फास्टिंग फिस्टिंग, क्राई द पीकॉक एंड द जिगजैग वे।
साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, साथ साथ इन्हें पद्म भूषण 2014 में मिला था, तो उसके लिए भी सम्मानित किया गया है। किरण देसाई इन्हीं की बेटी हैं जो स्टोरीज वगैरह लिखती हैं, राइटर हैं। इसके बाद है अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय क्या है, यहाँ पर नॉवेलिस्ट हैं ये भी, और साथ साथ ये स्टोरीज भी लिखती हैं। नॉवल लिखा था इन्होंने द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, इन्हीं की वजह से इनको क्या मिली है, मतलब पॉपुलैरिटी मिली। 1997 में इन्होंने ये पब्लिश किया और 1997 में इन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। सेमी ऑटोबायोग्राफी है इनकी ये। इसके बाद में आप ये भी पढ़ जाइएगा कि कौन सा अवार्ड जो है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लिटरेचर में किसे कौन सा अवार्ड दिया गया है अब की बार। ठीक है, तो इस तरीके के जैसे अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेचर में, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बुकर प्राइज किसे मिला है, ठीक है, किसकी बुक को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, किसने कौन सी बुक लिखी है, तो इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे शॉर्ट स्टोरीज है द एंड ऑफ इमेजिनेशन, इनके द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या दिखाया गया है, जो एंड ऑफ इमेजिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ये चर्चा में भी रही थी। इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में लिखा है इसमें 1998 में, जो इंडिया एंड पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे उनके बारे में द एंड ऑफ इमेजिनेशन के इमेजिनेशन इनकी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, उसमें लिखा गया है कि किस तरीके से जब हम ये न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे कैसे हमारे आने वाले समय में ये हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे ये चीजें। इसके बाद इन्हें बुकर प्राइज मिला 1997 में। इनके कुछ प्राइज लिखे हैं मैंने। बुकर प्राइज मिला है 1997 में, सिडनी पीस प्राइज मिला है 2004 में, ऑरवेल प्राइज भी 2004 में। इसके बाद यहाँ पर नॉर्मन मेलियर प्राइज मिला है 2011 में। ठीक है, तो ये थी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज, सिडनी पीस प्राइज, ऑरवेल प्राइज, नॉर्मन मेलियर प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये प्राइज पूछता है एग्जाम में, कभी आप इनको ऐसे ही छोड़ जाइएगा। ये प्राइस, बुकर प्राइज कब इनकी बुक लिस्टेड हुई, कौन सी बुक के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है, कौन सी बुक के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सब पढ़िएगा आप, और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पर जितना भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है सारा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो आप इसको पढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी जितने भी बाकी मेन जो शॉर्ट स्टोरीज राइटर हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड है, सलमान रुश्दी है, एंटोन है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, तो आप उनको पढ़ जाइएगा। जैसे लियो टॉल्स्टॉय है, ओ हेनरी के नाम से कौन अपनी बुक पब्लिश करता था। ठीक है, मतलब अपना पेन नेम जो यूज करता था, तो ये सारे आपको पढ़कर जाने जरूरी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं, और आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, और तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए।